कुमार बेगूसराय की धरती पर उपस्थित तमाम माताओं बहनों, मंचासीन साथियों, युवा नौजवान साथी, SC/ST OBC माइनॉरिटी संघ के अध्यक्ष ओम सुधार जी, उनके साथ आए हुए नीता बुराक जी, प्रहलाद दोहरा जी एवं तमाम बेगूसराय के साथी हैं। 1917 के पहले हम काफी बेगूसराय आते रहे। अभी जो दल बिहार में सत्ता में है, हम उसके संगठन प्रभारी हुआ करते थे और बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर तीनों के संगठन प्रभारी। काफी जगह घूमने का मौका मिला। यह भी समझा है हमने दूर से और नजदीक से भी कि बेगूसराय वैचारिक क्रांति की धरती रही। यहाँ अगर साम्यवाद पनपा तो यहाँ धार्मिक उग्रता भी पनपी। अगर यहाँ समाजवाद पनपा तो यहाँ पर सामंतवाद भी बहुत खूबी से पनपा। यहाँ गोलियां भी चली, बम भी चले, लाठी डंडे भी चले और वैचारिक गोष्ठी भी बहुत हुई। यह वैचारिक क्रांतिकारियों की धरती रही। लेकिन एक बात, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे सामंतवाद हो, चाहे वो धार्मिक उग्रता हो, एक बात पर कभी बेगूसराय के वैचारिक लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि भारत में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है और जाति से जुड़ा हुआ शोषण सबसे बड़ी सच्चाई है। और दूसरी बात पर विचार नहीं किया। जब इस तरह की गोष्ठियों पर आते हैं तो लोग शिक्षा पर बहुत महत्व देते हैं कि शिक्षा हो तो सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन वर्ग चेतना पर कभी विचार नहीं किया यह धरती। और अगर वर्ग चेतना और जात पर विचार यह धरती कर लेता तो मैं मानता हूं कि जो बात आज आप समझते हैं वह बात कल आज राजनीति में नहीं होती। आप समझते हैं कि नेता समस्या है और नेता ही समस्या का समाधान है। लेकिन मैं कहने आया हूं, समस्या आपसे है तो समस्या का समाधान भी आप में है। बशर्ते कि आप सामाजिक चेतना और जागरूकता के साथ शिक्षा ग्रहण करें। मैं तो देखा हूं, मेरा अपना अनुभव है ओम सुधार जी, यहाँ पर आए हुए लोगों का, कि जब भारत अनपढ़ था, जिस अनपढ़ भारत को हम कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, तो उस अनपढ़ भारत में बहुत बातें नहीं होती थी। मेरे अपने गांव में जब वो अनपढ़ों का गांव था, एक भी मंदिर नहीं था। आज जब पढ़े लिखे लोग हो गए, घर घर सरकारी नौकरी हो गई, घर घर रोजगार हो गए, तो मेरे गांव में 5 मंदिर बन गया। मेरे गांव में 5 मंदिर बन गया। उस शिक्षा का क्या मतलब? जब आप पढ़ लिख कर मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, जब पढ़ लिख कर मस्जिद पर ईंटा चलाने का काम कर रहे हैं, जब पढ़ लिख कर मजार की पूजा करने जा रहे हैं, उस शिक्षा का कोई मतलब। शिक्षा का मतलब है, शिक्षा की सेर भी तभी दूर पीती है जब आपके पास चेतना हो, जब आपके पास जागृति हो। और चेतना और जागृति नहीं होगी, जब आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, तब तक इस शिक्षा का कोई मतलब। धार्मिक पर्यटन बढ़ गया। आप लोग हनीमून में नहीं जाते, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो कोई अजमेर शरीफ आशीर्वाद लेना जाता है। और कौन जाता है? रिक्शा चलाने वाला नहीं जाता है, ठेला चलाने वाला नहीं जाता है, गोबर चुनने वाला नहीं जाता है, वह जाता है पढ़े लिखा लोग। धार्मिक पर्यटन की अगर संख्या बढ़ी तो शिक्षा के साथ बढ़ी। इसलिए मैं यह बात नहीं मानता। चेतना बहुत जरूरी और जात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम जात को समझने चलेंगे तो कुर्मियों का राजा हो जाएगा शिवाजी महाराज, जादवों का राजा हो जाएगा कोई और, कोयरी का राजा कोई और हो जाएगा। अगर जात को समझना है, जातीय चेतना को जगाना है, तो हम किसी राजा और महाराजा के साथ ही उस चेतना को जगाएंगे। जब राजा और महाराजा के साथ अपनी जातीय चेतना जगाइएगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जहां राजा है वहां भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं, जहां महाराजा है वहां भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं। और जब भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना करिएगा तो जो समस्या
नेता में देखते हैं, जो समस्या का समाधान आप नेता में खोजना चाहते हैं, वह समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, क्योंकि समस्या आपसे है तो समाधान भी आपसे है। अगर अपने जात को राजा और महाराजाओं के संदर्भ में नहीं देखेंगे तो पता चलेगा कि जात को भारतीय संविधान ने 3 भाग में बांट दिया: जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, इस जात के अगर इन तीनों वर्ग के और तीनों जात के कर्म को देखेंगे तो एक है उत्पादक वर्ग और दूसरा है गैर उत्पादक वर्ग। शुद्ध व्यवसायी, वह व्यवसाय भी करता है, राज भी करता है, और अगर आप उसके राज और व्यवसाय में अड़चन डालेंगे तो तलवार लेके आपको काटेगा। उत्पादक वर्ग को कटना है, उत्पादक वर्ग को शोषित होना है, उत्पादक वर्ग को कभी आगे नहीं बढ़ना है, उत्पादक वर्ग को पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलना है। इसलिए व्यापारी वर्ग जो शासक वर्ग है वो आपको तंग करता है। और जब यह बात आप समझ लेंगे तो एससी एसटी ओबीसी एकता की बात आपको समझ में आ जाएगी। और एससी एसटी एकता की बात जब समझ में आ जाएगी तो कम शब्दों में कहते हैं कि भारत में जो 3 कानून है उसका प्रयोग आप बड़ा ही चेतना से कीजिए। पहला कानून एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, तीसरा लैंड एक्विजिशन एक्ट। जब आपको जात समझ में आ जाएगा, जब आपको भारतीय लोकतंत्र समझ में आ जाएगा, तब यह समझ में आ जाएगा कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को काशीराम जी ने लाया क्यों। ये बाबा साहेब की देन नहीं थी, बाबा साहेब की सोच काशीराम साहब ने लाया। क्यों लाया? एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लाया इसलिए गया था कि उत्पादक वर्ग शासक वर्ग के जुल्म से बच जाए। लेकिन एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का आलम यह है कि उत्पादक वर्ग ही आपस में उलझा हुआ। एक मुकदमा बता दीजिए एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का, जिस मुकदमे में यह लिखा गया हो कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, इसलिए ब्राह्मणों पर एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया। एक मुकदमा बता दीजिए जिसमें यह लिखा गया हो, जिससे एफआईआर में यह लिखा गया हो कि दलितों को फलाने मंदिर में पूजा करने से रोका गया, घोड़ी चढ़ने से रोका गया, ब्राह्मणों और राजपूतों को इसके लिए एफआईआर में घसीटा गया। आपको याद दिला दें, हम भी पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। एक ब्राह्मण पर, उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण पर एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा होता है, वह सुप्रीम कोर्ट तक लौटता है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में नीचे की अदालत ही सरेंडर कम बेल दे देगी। आज आपका एससी एसटी का मुकदमा हो जाए, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, आपको हाईकोर्ट जाना होगा। आप मेरे पास आ जाइए, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सरेंडर करवाएंगे आपको बेल। एक ब्राह्मण पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा होता है, सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे को एससी एसटी एक्ट में राहत कर देता है। दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट, जिस वक्त आप हिंदू हो गए, शोषण के शिकार हो गए, डाइवोर्स के मुकदमे, मेंटेनेंस के मुकदमे घर घर में मैं नहीं लेता। मेरे पास बहुत कम मुकदमे, रामदेव जी जानते हैं कैसे ऐसा मुकदमा मैं अपने ऑफिस से ही क्लियर कर देता। जिस दिन आप हिंदू हो गए, आपका डाइवोर्स, मेंटेनेंस के मुकदमे आप होना है। जब आप हिंदू नहीं बनिएगा, इंडियन मैरिज एक्ट में आइएगा, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, तो डाइवोर्स और मेंटेनेंस के मुकदमे कम होंगे आपके घर में। लेकिन जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट को मानिएगा, डाइवोर्स और मेंटेनेंस का मुकदमा हो। आपके माता पिता ने नहीं लड़ा, डाइवोर्स का मुकदमा नहीं लड़ा, मेंटेनेंस का मुकदमा आपके माता पिता नहीं लड़े, दादा दादी भी नहीं लड़े। आज शादी हुई
6 महीना में मेंटेनेंस फाइल, 1 साल में डाइवोर्स फाइल, इसलिए कि आप हिंदू हो गए। मुझसे कोई पूछता है मजाक में कि भूमियार कौन, तो मैं कहता हूं कि भूमियार कौन यह समझाना मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यह बता दो जहां बौद्ध सभ्यता प्रवलित और पुष्पित हुई उसके बाहर भूमियार है क्या? खोज लीजिएगा, सामाजिक विश्लेषण कर लीजिएगा। जहां जहां बौद्ध सभ्यता प्रवलित और पुष्पित हुई वहीं वहीं पर भूमियार है। मुझसे कोई पूछता है राजपूत कौन, तो मैं कहता हूं कि जो किसान हथियार उठा लिया वो राजपूत, जो किसान शासन सत्ता में चला गया वो राजपूत था। उनके गोत्रों का अध्ययन कर लीजिए, राजपूत के गोत्रों का अध्ययन कर लीजिए। तो मैं यह प्रसंग इसलिए कह रहा हूं जाकर क्योंकि आपको हिंदू नहीं होना, और हिंदू अगर होना है तो मुकदमे झेलना होगा, और अगर जिस दिन हिंदू होना बंद कर दीजिएगा मुकदमे बंद हो जाएंगे। अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, जैसे ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पासपोर्ट में दिक्कत नहीं होगी, और आपको डाइवोर्स और मेंटेनेंस लेने के लिए भी कड़ी मेहनत करना है, झगड़े बंद हो जाए। क्योंकि जो शासक वर्ग था वह सबसे पहले आपके संयुक्त परिवार को तोड़ा, कहा कि एक कमाता है 1000 खाता है, यह नहीं चलेगा, यह परंपरा नहीं चलेगी, तो अपने परिवार को तोड़ दिया। फिर आपको तोड़ दिया सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जगह जगह कर एक एक घर के स्त्री और पुरुषों को तोड़ दिया। अब स्त्रियां भी कहती है कि सेल्फ डिपेंडेंट, हम तो आज तक नहीं जाने कि सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है। हर आदमी सोशल डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है भाई? एक बेटा का माँ बाप के सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगा? एक पति का पत्नी के सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगा? एक पत्नी का पति के सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं जो जानता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो तुम्हारे माँ बाप जो अनपढ़ गंवार थे, अब एक फौजी का बेटा कर्नल बन गया तो कहेगा कि हम तो कर्नल बन गए, आप तो फौजी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिपेंडेंट की भावना ने हर घर को तोड़ दिया। और यह भावना कौन लाया? उसने लाया जो अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपया खर्च करता है, परिवार के सभी सदस्यों को बुलाता है, अपने शुभचिंतकों को बुलाता है, लेकिन आपको कहता है जैसे राजस्थान में कहा, कोरोना काल में कहा कि 50 से ज्यादा श्राद्ध भोज नहीं करवा सकते, 50 से ज्यादा शादी में आदमी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो उन्हीं लोगों ने यह भावना लाया और आपको तोड़ के लगा। दूसरा है लैंड एक्विजिशन, बड़ा गहरे अर्थ में समझ लीजिए। जिस दिन आप लैंड एक्विजिशन का विरोध करना सीख जाइएगा, आप धरती के मालिक हो जाइएगा, आप शासक हो जाइएगा। आप लीज नीति का समर्थन कीजिए, लेकिन एक्विजिशन का विरोध। एक्विजिशन में आपकी जमीनें छीनी गई, मुगलों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, और स्वतंत्र भारत में भारत के शासक और व्यापारी छीना। जिस दिन लैंड एक्विजिशन का विरोध करके लैंड लीज की बात आप कीजिएगा, आप शासक हो जाइएगा और आपको फिर कोई नहीं रोके। तो जहां SC ST OBC एकता की बात आती है, पूरी चेतना के साथ लोगों को SC ST एट्रोसिटी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट का बात करना चाहिए। और यह बात अगर पूरी चेतना के साथ कर लिए तो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो संघ है, जो उत्पादकों का संघ है, वह इस धरती का मालिक होगा। फिर धार्मिक, जब धरती के मालिक हो जाइएगा तो कभी आप जिस तरह से आप व्यापारियों को नहीं सुनते कि फलाने जगह गया, फलाने जगह पूजा पाठ कर रहा, उसी तरह से आपका भी धार्मिक पर्यटन बंद हो जाएगा। शिक्षा से ज्यादा जरूरी चेतना है, चेतना से ज्यादा जरूरी भारत के कानून को समझना है, और भारत के कानून से ज्यादा समझना यह जरूरी है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां शासक हमारे वोट से चुने जाते हैं, और वोट देने की एक गलती
5 साल आपको झुलाएगी और तब आप कहेंगे समस्या नेता है, समाधान भी नेता के पास है। और जब आप पूरी चेतना के साथ आइएगा तो लगेगा समस्या हमसे है, तो समस्या का समाधान भी हम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय।